तो बच्चों अब हम फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। और ये फिजिक्स के अंदर हमें 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने फाइंड आउट किया था और इसकी इक्वेशन आपने निकाली होगी, F=m1m2/r²। और जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यानी दो बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगती है, जिसका मास m1 और m2 हम देते हैं और डिस्टेंस r के ऊपर रखते हैं। ये अट्रैक्टिव नेचर है, यूनिवर्सल फोर्स है, और ये वीक फोर्स है। तो इसका मतलब ये वीक फोर्स का मतलब ये है कि कोई दो वस्तु आपस में रखी है, वे ना तो आपस में एक दूसरे के तरफ से रखे जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब क्या है, ये एक वीक फोर्स है। और आगे हम यदि बात करें तो इट गवर्न्स द मोशन ऑफ अर्थ, प्लांट्स एंड ग्रेविटी, यानी ये अर्थ पे लगती है, ग्राउंड में लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले ही पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जब हम एक चुंबक को, ठीक है, तो रखते हैं तो उसके चारों ओर जितने भी आसपास के जितनी मैग्नेट्स हैं वे उसके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। और आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा होगा। चार्जेस क्या है कि जो लाइक चार्ज है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज कहते हैं अट्रैक्ट करते हैं। जैसे लाइक का मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपस में रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। एक्ट करते हैं ऑन द पेयर ऑफ चार्ज और पोल्स, मतलब नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे, साउथ साउथ और नॉर्थ है वे आपस में रिपेल करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है ये बच्चों, जो हमने ग्रेविटेशन फोर्स से पढ़ी थी उसकी अपेक्षा। तो अब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल पर लगती है, परंतु जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है हर तरह के पार्टिकल पर लगते हैं, जो कि एक छोटे से रीजन के अंदर कन्फाइंड होते हैं इन रिस्पेक्ट टू देयर चार्जेस के। इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि आपने न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में पढ़ा है। न्यूक्लियस ऑफ एटम में खूब सारे प्रोटॉन होते हैं और आपको पता है कि सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। तो ये सारे प्रोटॉन एक छोटे से एटम के अंदर कैसे रहते हैं, तो इसका आपको राज न्यूक्लियर फोर्सेस के अंदर मिलेगा। इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी एटम होते हैं उसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण वो स्टेबल रहता है। यदि ये स्टेबल नहीं होगा तो न्यूक्लियस वो बिखर जाएगा, यानी टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव इन नेचर है ये, और 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, और ये चार्ज इंडिपेंडेंट भी है। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी न्यूट्रल, ये सभी तरह पर लागू होती है। तो रेंज इज़ वेरी स्मॉल और इसकी रेंज है 10⁻⁻15 मीटर। तो इतनी रेंज के साथ ये बच्चों एक्ट करते हैं। अब हम वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बच्चों बीटा डीके के ऊपर लगते हैं, यानी सिन द न्यूक्लियर फोर्स सच एज बीटा डीके। ये ग्रेविटेशन फोर्स से स्ट्रॉन्गर होते हैं, परंतु किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वीक होते हैं। और ये भी चार्ज इंडिपेंडेंट है और इनकी रेंज है 10⁻⁻16 मीटर। यदि हम इनके मतलब कंपैरिजन करें इन फोर्सों के बीच में, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है 1, और यहाँ पर आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रेशो आपको दिख रहा है बच्चों, 1:10⁻25 10⁻36 और 10⁻38, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद कौन है बच्चों, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बच्चों। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। और ये रेशो और इसकी रेंज के बारे में कभी कभी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं।
तो आप इसको देखिए और इनको नोट करिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फोर्सेस हमने पढ़ी है उनके बारे में एक बार फिर से बताएं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बाइंड्स द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाइंड्स द एटम्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स है और रेडियो एक्टिव डिके यानी हमने वीक बीटा डिके बोला था, और ग्रेविटेशन फोर्स है बाइंड्स द सोलर सिस्टम यानी हमारे सोलर सिस्टम को बांधे रखते हैं। तो अब हम बच्चों ब्रांचेस इन फिजिक्स यानी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी कितनी ब्रांच है। तो थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले जो हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बताएगी, और फिर मैकेनिक्स यानी मोशन एंड इट्स कोज के बारे में पढ़ेंगे यानी मोशन और उसके कारण के। फिर हम वाइब्रेशन एंड वेव्स के अंदर बच्चों हम यहाँ पर इस फील्ड के अंदर बॉडी के मोशन यानी उसके पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से वहाँ पर अलग अलग वेव हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक के अंदर तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी एसोसिएटेड विद एटॉमिक चेंज के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में हम बच्चों बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे यानी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनके बारे में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनके बारे में हम वहाँ पर पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। अब यूज़ और इम्पैक्ट ऑफ फिजिक्स के है तो इसको देख लेते हैं। तो आपने अपना लैपटॉप देखा होगा यानी आप ने अपने आस पड़ोस में नहीं तो किसी पे देखा ही होगा। तो इसका बहुत ही यूज़ होता है। तो यानी इसके बटन से लेकर बच्चों इसके स्क्रीन के चार्जेस में, इन सब में क्या है अलग अलग टाइप के यानी हमने यूज जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिवाइसेस है वो यूज कर रखी है। तो इसमें किसकी सहायता है यानी फिजिक्स के ही इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रिज के अंदर भी तो बच्चों ये भी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स के कारण ही चल रहा है। ठीक, यहाँ पर हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर आपने रेफ्रिजरेटर का टॉपिक भी देखने को मिलेगा। तो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से इसके अंदर से हीट और ठीक है निकलती है, तो वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। यानी आप टीवी, मोबाइल ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से बात कर लेते हो, चैनल को देखते हो, तो ये किसके कारण पॉसिबल है? ये सब सैटेलाइट के कारण पॉसिबल है यानी वेव्स के कारण पॉसिबल है। तो ये सब किस में पढ़ेंगे हम? फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो यानी फिजिक्स के बिना हम कह सकते हैं कि हमारी दुनिया एक तरफ से अधूरी ही समझेंगे, क्योंकि फिजिक्स न होती तो इन सब को कर पाना हमारे लिए एक तरीके से इम्पॉसिबल था। तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यानी अपना अपना योगदान दिया है और इसको बहुत ही बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो बच्चों आपने न्यूक्लियर बम है उनके बारे में भी सुना होगा। ठीक है, मिसाइल्स उनके बारे में सुना होगा। तो वो भी सब किसकी देन है? फिजिक्स की देन है। ठीक है, तो इनको भी हम फिजिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये ऑपरेट होते हैं, किस तरीके से मतलब ये बनते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिजिक्स को एक कॉन्सेप्ट के रूप में देख रहे हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चन के ऊपर आप सोच सकते हो मतलब कि टफ इंडिया नाउ हैज़ ए लार्ज बेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ फास्ट एक्सपेंडिंग, इट इज़ स्टिल ए लॉन्ग वे रियलाइजिंग पोटेंशियल और बिकमिंग ए वर्ल्ड लीडर इन साइंस। तो बच्चों इस तरीके से आपने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर है वे देखने हैं। ठीक है, एडवांसमेंट इन साइंस इंडिया, तो साइंस यानी भारत के अंदर किस तरीके से बढ़ रही है, तो ये प्रश्न आप डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ पर फिजिक्स के अंदर आप
को सोच अपनी वो अच्छी रखनी होती है, ठीक है। उसको विकसित करने की ज़रूरत है। आपके पास जो जो भी आप मतलब एक तरीके से देख रहे हो, तो आप उसके पीछे एक लॉजिक है वो भी सोच के देखिए कि ये कैसे बनी है, इसका कारण क्या है, क्यों है, और हम भी इसमें कुछ कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हैं वो फिज़िक्स के अंदर ही हमें देखने को मिलती है, और इस तरीके से ही एक वैज्ञानिक है वो अपनी सोच को विकसित करते हैं और फिर एक महान वैज्ञानिक